नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी के, संस्कृत के, संविधान के, यूपी स्पेशल के वीडियो पड़े हुए हैं। आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं निसंकोच। और देखिए, इस लॉकडाउन में आपको ऐसा क्लास कहीं नहीं मिलेगा, एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। इसी के साथ हम एक बार और कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्य लोगों से भी कराएंगे, हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, और संस्कृत में हम लोग शुरुआत करते हैं। वैसे तो स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण, आयादि, पूर्व रूप, पर रूप और प्रगृहा संधि, ये सारी संधियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की शुरुआत करते हैं, यानी हल संधि। हम लोग आज पढ़ेंगे हल संधि। हल माने व्यंजन ही होता है। माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहारों में हल प्रत्याहार मतलब हल माने व्यंजन। हल संधि या इसी को हम कहते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि या हल संधि मतलब एक ही बात है। इसका पहला सूत्र है जसत्व संधि। जसत्व संधि, और इसी जसत्व संधि को हम एक और तरीके से कहते हैं झलाम जसो अंते। देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार आप बारीकी से अध्ययन करेंगे समझते हुए तो बिल्कुल कहीं गलती नहीं करेंगे। देखिए, कह रहा है जसत्व संधि, संधि का नाम जसत्व संधि और सूत्र का नाम है झलाम जसो अंते। देखिए, इसमें हम पहले प्रत्याहार देखें, ये जल है तो यहां हम लिख लें झल, और झल के बाद किसी भी वर्ग का जो इसमें दिख नहीं रहा, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा य र ल व या कोई स्वर आए तो ये जो झल है, झल प्रत्याहार है। ये देखिए, कह रहा है कि झल जस, झल अंत में क्या बन जाता है? जस बन जाता है। यानी ये जो झल है, जो झल है वही क्या बन जाएगा? जस बन जाएगा। एक बार और समझ लेंगे। देखिए, सूत्र का संधि का नाम है जसत्व संधि, सूत्र का नाम है झलाम जसवंते। यानी कह रहा है कि झल प्रत्याहार के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यर लव या कोई स्वर आए तो ये जो झल है, ये झल है, ये जस हो जाता है। अब जरा समझेंगे, जब झल प्रत्याहार आप लोग बनाए होंगे तो झल प्रत्याहार में आपके वर्ग का चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला आएगा। यानी हम साधारण रूप में लिख सकते हैं क, च, ट, त और प। देखिए, इससे क, ख, ग, घ, अंग चारों अक्षरों का बोध हो जाएगा। तो यानी क, च, ट, त, प के बाद ये तीसरा, अपने ही वर्ग का, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व या कोई स्वर आए तो ये जो झल है, यानी ये क, च, ट, त, प है, ये जस बन जाता है। तो जस प्रत्याहार आप बना सकते हैं। जस प्रत्याहार में ज, ब, ग, ड, द, ये 5 अक्षर ही आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जस प्रत्याहार में ये 5 अक्षर आते हैं। तो इसका मतलब अब ये क, ये देखिए सारे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं, तो क का क्या बन जाएगा? ग, च का क्या बन जाएगा? ज, ट का क्या बन जाएगा? ड, त का क्या बन जाएगा? द, और प का क्या बन जाएगा? ब। यानी यही जस है, ग, ज, ड, द, ब। ये अपने वर्ग का तीसरा। हिंदी वाला वीडियो देखे होंगे तो वही बात है कि क, च, ट, त, प किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें य, र, ल, व या किसी स्वर से मिलेंगे तो ये जो क, च, ट, त, प हैं ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। बस यही कह रहा है। बात वही है, लेकिन ये सूत्रों से है। देखिए, जैसे उदाहरण यहां लिख रहे हैं वा क, देख लीजिएगा, ये क मिला और यहां स्वर से मिला रहे हैं वाक धन ईसह। अब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा?
वागीसह। अब देखिए ये क, ये जो क है ये जस बना है, तो क, ये देखिए क अपने वर्ग का जस में ग हो जाएगा। जैसे एक और देखिए, जगत धन ईशः बराबर जगदीशः। एक और उदाहरण देख लीजिएगा, सत धन आनंदम बराबर सदानंदम। आगे एक और देख लेंगे, दिक धन गजः बराबर दिग्गजः। देखिए बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। ये जो क च ट त प होंगे उनको हम क्रमशः ग ज ड द ब बना लेंगे, स्वर होगा तो स्वर से मिला लेंगे। दूसरे संधि में चलते हैं। दूसरे संधि में दूसरा सूत्र है, देखिए दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दूसरा सूत्र है, देखिए जो बहुत ही आसान है, मोनुस्वार। बहुत ही आसान, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, मोनुस्वार। अब देखिए कह रहा है कि मोनुस्वार में ये ओ की मात्रा हटा देंगे तो बचेगा म, आ ओ की मात्रा का लोप कर दीजिए तो ये बचेगा अनुस्वार, यानी म अनुस्वार। म अनुस्वार कह रहा है, म अनुस्वार, यानी म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो ये जो म है यह अनुस्वार, अनुस्वार मतलब बिंदु हो जाता है। अब अनुस्वार हो जाता है और स्वर आएगा तो नहीं होगा, क्योंकि जब कोई स्वर रहता है और स्वर आके व्यंजन से मिलता है तो उस व्यंजन को पूरा कर देता है। जैसे उदाहरण देख लीजिएगा, सम धन गम, देख लीजिए ये म ग से मिल रहा है तो ये बनेगा संगम। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, सम धन ज्ञा बराबर संज्ञा। आगे चलते हैं एक और सूत्र के तरफ, जो अगला है। सूत्र का नाम है, नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन वास्तव में आसान है। देखिए कह रहा है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखिए बहुत ही आसान, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। देख लीजिए कुछ करना ही नहीं है, 2 बार अनुनासिक अनुनासिक है, ये सूत्र तो भूलेगा ही नहीं। 2 बार अनुनासिक अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिकवा, याद रखिएगा ऐसे, अनुनासिकवा अनुनासिक अनुनासिकवा। आइए यर प्रत्याहार है, तो देखिए यर के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है, अनुनासिक अनुनासिक, देख लीजिएगा कह रहा है कि यर प्रत्याहार के बाद यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो जो ये यर है, यर, ये भी अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक। जैसे मान लीजिए कह यह रहा है कि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक यदि आता है तो यर भी अनुनासिक हो जाता है। इसका मतलब एक अनुनासिक पहले से विद्यमान है और एक अनुनासिक बन रहा है। तो हमारे उदाहरणों में जिसमें संधि का काम हुआ होगा उसमें 2 अनुनासिक वर्ण होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं, वा क आधन मय, देख लीजिए ये क है, आइए अनुनासिक है, म अपने वर्ग का है, ये अनुनासिक, ये अनुनासिक है। यानी ये यर में, यर प्रत्याहार में आप लोग बनाएंगे, क्योंकि हम आपको माहेश्वर सूत्र बता चुके हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए भी बता चुके हैं। तो यर प्रत्याहार आप लोग बना लेंगे तो उसमें आएगा अपने वर्ग का यर लव ह, उसके बाद अपने वर्ग का 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। आगे देखेंगे, ये आपका कह रहा है, ये हमारा क मिल रहा है म से, तो ये क भी अपने ही वर्ग का अनुनासिक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा वांगमय।
देख लीजिएगा, ये दो अनुनासिक एक साथ आ गए, एक अंग अनुनासिक है, एक म अनुनासिक है। तो जब कहीं आपको दो अनुनासिक दिखे तो ये दो बार अनुनासिक अनुनासिक वाला सूत्र आ जाएगा। और दो बार अनुनासिक ही है यहाँ, अनुनासिक अनुनासिक, तो यहाँ भी है। देखिए दो अनुनासिक, अब पहला जो अनुनासिक होगा जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पहला वर्ण कर लीजिएगा। जैसे एक इधर हम शब्द लिख के दिखा दे रहे हैं, आप लोग तोड़ लेंगे, जगन्नाथ। अब देखिए दो अनुनासिक कहाँ है, तो ये है, एक न अनुनासिक एक न अनुनासिक। अब दो अनुनासिक आ गए तो यहाँ से आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हैं। ये न देखिए किस वर्ग का है, तो त थ द ध और न। अब देखिए क्या हुआ, ये न अनुनासिक बना है तो ये त हो जाएगा, तो इसको हम तुरंत त बना दें तो ये हो जाएगा ज ग त आधन इधर का नाथ। तो इस तरह से आप आसानी से ऐसे नियमों को पूरा कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले सूत्र पे। सूत्र अगला है इष्युत्व संधि। इष्युत्व संधि बहुत आसान है और इसका सूत्र है स्तोह स्तोह इष्युना इष्यु, स्तोह इष्युना इष्यु। देखेंगे बहुत ही आसान है, हम आपको तरीके से समझा रहे हैं। पहले इस अक्षर पे ध्यान दीजिए, तो ये स है, आधा है तो आधा लिख लीजिए। फिर ये देखिए तो है, तो यानी यहाँ तो लिख लीजिए या तो वर्ग लिख लीजिए और फिर प्लस लगाइए। फिर इसको देखिए क्या है, तो स है, वो भी आधा है तो स लिख दीजिए। फिर ये चू है, चू यानी च वर्ग, हम आपको वर्ण पढ़ाया कू चू टू तू पू, तो चू यानी च वर्ग, यहाँ आप लिख करके च वर्ग लिख दीजिए। अब थोड़ा सा सुनिए, कह रहा है कि सौ की संधि सौ से तथा तो की संधि च से हो, तो ये जो सौ है यह सौ हो जाता है, आइए जो तो वर्ग के वर्ण हैं ये च वर्ग के हो जाते हैं। बहुत ही आसान, सोच नहीं सकते हैं। ये भी वही बात कह रहा है कि सौ और तो वर्ग की संधि सौ और च वर्ग से हो, तो यह जो सौ है इसे हम ये वाला श बना लेते हैं, और ये जो तो वर्ग का वर्ण है इसको हम च वर्ग कर लेते हैं, च वर्ग। जैसे उदाहरण देखेंगे, मान लीजिए हम लिख दें उत आधन चारणम। अब देख लीजिए ये तो की संधि, ये तो किससे हो रही है, च वर्ग से हो रही है, तो ये तो भी च वर्ग का वर्ण हो जाएगा। नियम यहां देखिए कह रहा है कि सौ की संधि सौ से होगी। अब इसमें से इसकी संधि हो सकती है, कोई किसी से मिल सकता है, यानी सौ च वर्ग से भी मिल सकता है, तो सौ से भी मिल सकता है। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो जाएगा, च वर्ग का बनेगा, तो च वर्ग का ये तो वर्ग की संधि च वर्ग से हो रही है, तो त को भी च बना लेंगे, तो ये हो जाएगा उच्चारणम। एक बात और आपको बता दें, देखिए कुल मिलाके सिर्फ इतना आप समझते रहेंगे कि दंत्य वर्णों को हम तालव्य वर्ण बना लेते हैं, यानी दंत्य वर्ण की संधि यदि तालव्य वर्णों से हो रही हो तो जो दंत्य वर्ण है वो तालव्य वर्ण बन जाता है। देखिए एक उदाहरण और, उत आधन ज्वल। देखिए च छ ज इसी में आता है, ज तो ज है, तो ये दोनों बन गया उज्ज्वल, जो बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक देखिए और लिखवा दें सज्जन। अब देखिए इसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, सज्जन, तो ये हो जाएगा सतधन जन बराबर सज्जन। एक बात और हम आपको बताएंगे कि देखिए जब किसी उदाहरण में दो च दो ज दो ट दो ड हो तो कुछ आपको करना ही नहीं है, इन आधे आधे वर्णों को हटाएंगे, आधे च आधे ज आधे ट आधे ड, इनको हटा करके और वहां तो यानी दंत्य वर्ण तो का प्रयोग कर देंगे तो सही हो जाएगा।
अगले वाले नियम पे चलते हैं जिसमें ये ट और ड वाले उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के ये आपके दिमाग में रखना है कि दंत्य वर्ण जब तालव्य वर्ण से मिलेगा तो दंत्य वर्ण को भी तालव्य वर्ण कर लेंगे, वही दंत्य वर्ण यदि किसी मूर्धन्य वर्ण से मिलता है तो उसी दंत्य वर्ण को मूर्धन्य वर्ण में परिवर्तित कर लेते हैं। देखिए हम लोग अगला सूत्र पढ़ रहे हैं, जो सूत्र का नाम है समःश्रुति, जिसका जिक्र हम एक बार कर चुके हैं जब शुरुआत में संस्कृत पढ़ाए हैं उसी में। समःश्रुति जो सूत्र है ये कह रहा है कि सम उपसर्ग की संधि, देखिए एकदम सीधा सा मतलब है। आप किसी भी सूत्र को एक बार गौर से देखते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सारा वर्णन सूत्रों में ही है। देखिए कह रहा है कि सम उपसर्ग, ये सम है, सम उपसर्ग की संधि अगर किसी भी क्री धातु से हो, क्री धातु से, तो इन दोनों के बीच में, यानी बीच में इसको हम कह सकते हैं सुट। सुट मतलब इसका जब हम लोप करेंगे ऊ और ट का तो बचेगा सौ, यानी सुट मतलब सौ। दोनों के बीच में सौ का आगम हो जाता है, दोनों के बीच में श का आगम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण दे दें, समधन कृत। अब देख लीजिए ये सम उपसर्ग की संधि किसी भी क्री धातु से हुई है तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों के बीच में सौ का आगम होगा। आइए म जो है ये अनुस्वार बन जाएगा, तो ये हो जाएगा संस्कृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। एक और देख लीजिए, समधन करण। अब इसको तोड़ सकते हैं आप लोग, तो ये जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा संस्करण। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यही तोड़ दे रहे हैं, तो एक बार हम दूसरा उदाहरण यहाँ लिख रहे हैं और तोड़िए आप। देखिए संस्कार हम इधर लिख दे रहे हैं, अब इसको आपको आप तोड़ेंगे तो देखिए कुछ करना ही नहीं है। एक बार ध्यान से देखेंगे, ये 100 को जब आगम हुआ है तो हम लोप कर देंगे, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 100 का आगम, तो जब इसका मतलब ये संधि हुआ है तो आगम हुआ है, और विच्छेद करेंगे तो ये हट जाएगा, तो 100 हट जाएगा, तो 100 को हटा दीजिए। अब ये बिंदु को हम क्या बना लेंगे, म बना लेंगे, तो देखिए हो गया समधनकार बराबर संस्कार। एक और सूत्र हम आपको बता रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, सूत्र समझ में आ रहे हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखिए अगला सूत्र है 6 चौ। बहुत ही आसान और बहुत लाजवाब, इससे क्वेश्चन बहुत बन रहा है। 6 चौ कह रहा है कि यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद छ आता है तो उनके बीच में, यानी ह्रस्व स्वर और छ के बीच में च का आगम हो जाता है। देखिए कह रहा है 6 चौ च 6, 6 चौ च 6, 6 चौ च 6, यानी मतलब ये है कि छ के पहले यहाँ बीचवा में च लगेगा, आधा च लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिएगा, उदाहरण अनु धन छेद। देखिए ये धन के पहले ये ह्रस्व स्वर है, छोटा हुआ है तो ह्रस्व स्वर है, इसके बाद ये छ आया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, च का आगम होगा, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। देख लीजिएगा बहुत आसान। अब एक भी हम तोड़ेंगे नहीं, यहाँ 2-3 उदाहरण लिख दे रहे हैं, आप लोग तोड़ के हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये देखिए इसकी संधि विच्छेद आप करके बताएंगे, विच्छेद का, परिच्छेद का और तरुच्छाया का, और एक और वृक्षछाया का, वृक्षछाया। इन 4 उदाहरणों की संधि करके आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये देखिए हम संधि कर दिए हैं, आपको संधि नहीं करना है, विच्छेद करना है, तो इनका चारों का संधि विच्छेद करके आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और
इसी तरह आप हमारा सहयोग करते रहेंगे तो हम आपको इससे भी बेहतरीन वीडियो देते रहेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक होगा विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के बाद हम तुरंत आप लोगों को प्रत्यय प्रकरण पढ़ाएंगे, जिसमें प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रत्यय प्रकरण तो पढ़ा के नहीं, वो दूसरा पढ़ेगा, दूसरा प्रत्यय।